नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? फाइन, वेरी गुड। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। I am MD, Doctor of Medicine in Ayurvedic Medicine, that is Kaya Chikitsa subject, and also double MD, post graduation, Ayurvedic Physiology, that is Priya Shari. Today we are learning with the ladies issue. Ladies issue is not an issue, but we are discussing very interesting thing. We have in the lot of videos regarding the ladies, that means gynecology and obstetrics. Gynecology, the problems of the ladies, and also obstetrics mean the pregnancy, delivery, post delivery. What was that? Everything we are making the videos. Today the video is regarding all the people know the word but don't know anything about that. Everybody is running for, ये है ना, हमारी जो क्या बोलते हैं ना, बहू है ना, उसका सिजेरियन कर लो। वो नाजुक है, वो बहुत सेंसिटिव है, उसको पेन वगैरह की तकलीफ मत दो। क्योंकि वो सब लोग समझते हैं कि प्रेगनेंसी का मतलब होता है, डिलीवरी का मतलब होता है पेन पेन पेन, दर्द दर्द दर्द। तो कोई भी ज्यादा से ज्यादा अभी जो महिलाएं हैं प्रेगनेंसी के बाद, वो हमेशा पहले से ही पहले दफे डॉक्टर को बोल देते हैं कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी नहीं होनी है, मेरे को वजाइनल डिलीवरी। वजाइनल डिलीवरी का मतलब होता है बच्चा वजाने के इधर से निकलता है, सिर्फ थोड़ा बहुत तो पेन होता है, उसको लेबर पेन कहते हैं। हाँ? तो नो गेन विदाउट पेन, नो गेन विदाउट पेन, वेरी इंटरेस्टिंग। नो गेन, आपको कभी भी फायदा नहीं मिलेगा जब तक आप कुछ थोड़ा बहुत सहने की कोशिश नहीं करेंगे। तो सह लेना, सहन करना, ये बहुत ही फायदेमंद होता है बाद में। जब बच्चा हो जाएगा तो बहुत आनंद ही आनंद हो जाएगा, सब पेड़े बर्फी मिठाई बांटेंगे, है ना, करते हैं सब लोग। तो पहले थोड़ा सा दर्द है, वो नॉर्मल है, नेचुरल है, प्राकृत है। थोड़ा 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 सह लो, हो जाएगा सब ठीक। ऐसे लेडीज को बताना चाहिए, जो घर में जो बुढ़िया बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उन्होंने मदर हो, माँ हो, या मदर इन लॉ हो, ससुराल वाले सब लोग हो, उन्होंने बताना चाहिए कि घबराइए मत, हम सब है आपके यहाँ देखने वाले, डॉक्टर बहुत बढ़िया है, हॉस्पिटल अच्छा है, कोई फिक्र करने की जरूरत है, जितना नैसर्गिक प्रसूति होनी है वो अच्छा है आपके सेहत के लिए, बच्चे की सेहत के लिए, है ना। बाद में जब और दूसरा बच्चा आप लेने की चांस लेने वाले हो, तो दूसरे प्रेगनेंसी के दौरान पहले वाले नॉर्मल है डिलीवरी तो अच्छा रहता है। पहले वाला सिजेरियन करवा लिया, झटपट करवा लिया, तो बाद में चांस लेना है तो कभी कभार तकलीफ हो सकती है ना। तो सिजेरियन सेक्शन जो है ना, सी सेक्शन बोलते हैं उसको, सिजेरियन। सब लगे, सब अभी चर्चा होती है, इसका सिजेरियन हो गया, उसका सिजेरियन हो गया, वो सिजेरियन करने वाली है, ये सिजेरियन करने वाली है। तो ये सिजेरियन करना इतना प्राकृत नहीं है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि बहुत ही खराब चीज है, नहीं, ये तो रिसर्च वाली चीज है, संशोधन की हुई कृपा है सब लोगों की, शास्त्रज्ञ लोगों की। उन्होंने ऐसा टेक्निक निकाला कि वजाइना के द्वारा नहीं हो रहा है तो पेट फाड़ कर उधर से वो बच्चा बाहर निकाल सकते हैं अभी डॉक्टर लोग। इतना सब बढ़िया तंत्र ज्ञान एक्सपर्टाइज हो गया है। परमेश्वर तो बोलता था कि वजाइना की तरफ से आना चाहिए, फिर हमारी जो शास्त्रज्ञ थे, हमारे जो रिसर्चर थे, संशोधन करने वाले, उन्होंने ये बात ढूंढ निकाली कि नहीं, हम पेट फाड़कर भी बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं और दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं, माता को और बच्चे को। तो मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूंगा कि सीजरियन सेक्शन गलत है, सीजरियन सेक्शन बेकार वाली चीज है, नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी चीज है। फिर वो कब करना है, जब बहुत ही जरूरत पड़ जाएगी, और आपका जो डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा ना, जो प्रेगनेंसी जहां रजिस्टर किया हॉस्पिटल वाला, वो बोलेगा तो ठीक है, सच्ची बात है। फिर सिर्फ आपको पेन नहीं चाहिए इसी के वास्ते उसको बोल देना कि नहीं मेरे को नॉर्मल नहीं चाहिए, मेरे को सिजेरियन ही करना है, ये गलत चीज है, ये गलत चीज है, सच्ची दिल से मैं आपको बताता। फिलहाल जिसको नैसर्गिक तरीके से, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुसीबत आ गई और आप सिजेरियन करने वाले हैं, आपकी इच्छा से आप सिजेरियन करने वाले हैं, उसको प्लान्ड बोलते हैं ना, प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन। तो हम मतलब निश्चय करवाते कि इस दिन, ये पुण्य दिन, इसके पुण्य समय में अपना बच्चा पेट में से निकाल लो। ऐसे कभी कभी डॉक्टर भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं, वो गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिजेरियन सेक्शन के बारे में सिर्फ लोगों को नाम का पता है,
उस सीजरियन सेक्शन करने के लिए कौन सी चीजें करते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसका पता कम लोगों को होता है। तो आज इसी भाषा, हिंदी भाषा में, राष्ट्रभाषा में, लोक कल्याण के लिए डॉक्टर देशपांडे का भी एक नया टैग सेंटेंस क्या चल रहा है कि लोगों को आरोग्य विषयक साक्षरता बढ़ानी है। रिगार्डिंग द हेल्थ, द पीपल शुड बी मोर क्वालिफाइड रिगार्डिंग द हेल्थ। आप बीए, बीकॉम, बीएससी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर, एडवोकेट, इंजीनियर, कोई भी हो, बड़े बड़े लोग हो, फिर आपको आरोग्य विषय की इतनी सज्ञानता नहीं रहती। आप सिर्फ गूगल को गुरु बना दिया है, तो गूगल जब बताता है तो इतना कंफ्यूज हो जाता है माइंड। तो इसीलिए डॉक्टर देशपांडे अभी छोटा छोटा टॉपिक्स लेकर आपको राष्ट्रभाषा में, हिंदी भाषा में, और सामने तो स्क्रीन पर इंग्लिश है, तो दोनों लोगों को फायदा है। जो इंग्लिश जानते हैं उनके लिए भी फायदा है, जो हिंदी सुनना चाहते हैं उनके लिए भी फायदा है। ठीक है ना? तो ये बढ़िया काम कई वीडियो से मैं करता रहा हूं कि स्क्रीन पर आपके सामने कई चीजें इंग्लिश में होगी, फिर डॉक्टर देशपांडे आपको वह हिंदी भाषा में सरल रूप से बताएंगे। चलो चालू करते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी जो स्त्री रोग प्रसूति तंत्र जो सब्जेक्ट है थर्ड ईयर बी में स्टूडेंट्स के लिए, उनको ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। हमें तो क्वेश्चन नहीं कुछ कोई पूछेगा, हमारी ज्ञान बढ़ जाएगा। प्री ऑपरेटिव मतलब सीजरियन सेक्शन करने से पहले, सीजरियन सेक्शन पेट फाड़ते समय, कट करते समय, और वो कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या क्या किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा, ये देखने वाले हैं। ठीक है? अब इंडिया की बात करते हैं, मतलब ज्यादा फॉरेन में और कुछ हो सकता है, भारतवर्ष में कैसे कैसे किया जाता है। तो ये एक प्रकार का शस्त्र कर्म है। सीजरियन सेक्शन का मतलब पेट को फाड़ना है, कट ऑन द एब्डोमेन, है ना? समझ में? ये शस्त्र कर्म है। जब नेचुरल वजाइना के द्वारा डिलीवरी होती है, शस्त्र कर्म नहीं है, वो नेचुरल, नैसर्गिक, प्राकृत जो छिद्र होता है वजाइना स्त्रियों के शरीर में, उधर से वो बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है अपने आप। ये भगवान की देन है। तो ये सीजरियन सेक्शन पर्पसफुली किया जाता है, निश्चित रूप से, मतलब उसका सोच पहले किया जाता है कि ये करना नहीं करना, और बाद में शस्त्र कर्म किया जाता है। तो उसके लिए क्या क्या चीजें होती है, देखिए। पहले वाले ऑपरेशन के पहले पहले तो ये ऑपरेशन है का मतलब, पहले तो कंसल्टेशन, डॉक्टर आपके साथ बातचीत करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी लेंगे, पहली वाला बच्चा है या नहीं है, आपकी तबीयत कैसी है, आपको कौन सी बीमारियां हैं, आपको किस हार्ट की प्रॉब्लम है क्या, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है क्या, डायबिटीज है क्या, डायबिटीज कंट्रोल में है क्या, सब चीजें देखने वाले हैं डॉक्टर, क्योंकि ये ऑपरेशन है ना। तो वो आपको समझा देंगे। क्या समझा देंगे? वो करने से आपको फायदा क्या है, और वो करने से आपको कौन सी रिस्क है, धोखा, कौन सा धोखा हो सकता है, ये सब चीजें आपको डॉक्टर के साथ बैठकर, आमने सामने टेबल पर बैठकर ये चर्चा हो जाती है। उसके बाद कुछ टेस्ट किए जाते हैं। सोनोग्राफी तो हर दफा हम करते हैं, तो सोनोग्राफी एक बार रिपीट की जाएगी, एग्जैक्टली वो पोजीशन कहां पर बच्चा है, कैसा है, क्या है, ये सब देखा जाएगा। उसके साथ साथ जो जलेडी है, माता है, उसकी टेस्ट, खून की जांच करवाई जाएगी, उसका एनीमिया नहीं है ना, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज 12 to 14 ग्राम परसेंट है ना, क्या वो कम है तो खून की तैयारी, बॉटल चढ़ानी होगी रक्त की, है ना, ऐसा सब। डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल करना पड़ेगा। पहले कुछ हार्ट की बीमारी है, और आपको खून पतला करने वाली दवा चल रही है, खून पतला करने वाली, जैसे कि एस्पिरिन बोला जाता है ना, तो वो ऑपरेशन के पहले बंद की जाती है। नहीं बंद किए गए तो क्या करेंगे, ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा वो लेडी को, और ज्यादा मुसीबत आ जाएगी। तो ये सब देखा जाता है। उसके साथ बच्चे की हालत देखी जाती है, कैसा है, क्या है, उसकी हार्ट साउंड्स कैसी चल रही है, उसकी मूवमेंट कैसी चल रही है, सब चीजें पहले दफा की जाती है ऑपरेशन के पहले। ये देखिए, अभी खून की जांच करना है तो क्या क्या देखना चाहिए। देखिए, पहला तो ब्लड ग्रुप चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो माता का ब्लड ग्रुप कुछ निगेटिव है, तो आपको कुछ हीमोग्लोबिन की इंजेक्शन देने पड़ेगी, जिसको बोलते हैं ना, डी नाम का, एंटी डी नाम का एक इंजेक्शन होता है, वो देना पड़ेगा। वो माता है, उसको कुछ मदर जो है उसको एनीमिया, जैसे अभी मैंने कहा, और एनी पोटेंशियल इन्फेक्शन। जब हम खून की जांच करवाते हैं, हीमोग्राम करवाते हैं, तो रेड ब्लड सेल होते हैं, हीमोग्लोबिन और सफेद पेशी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स। ये सोल्जर्स है हमारे शरीर के, फाइटिंग करने वाले सैनिक कौन है?
सफेद पेशी, व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट फाइटिंग करते हैं किसके साथ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, बैक्टीरिया के साथ। नॉर्मली वो काउंट होता है 4 से 11,000 प्रति क्यूबिक एमएम, 4 to 11,000 पर क्यूबिक एमएम। ये काउंट जब ज्यादा बढ़ जाएगा 20,000, 25,000, 50,000, ओ माय गॉड, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, है ना। तो ये सब पहले वाले सर्जरी से पहले ये सब होता है। अल्ट्रासाउंड, ये देखिए सोनोग्राफी की जाती है, ये देखिए यहां पर अल्ट्रासाउंड में क्या देखेंगे, ये बच्चा जो है ना अंदर वाला, उसका पोजीशन देखेंगे, उसका साइज देखेंगे, और कहां पर प्लासेंटा है ये भी देख लिया जाता है। उसके बाद ये सब होने के बाद दूसरे दिन ऑपरेशन है, तो पहले वाले दिन में एक कंसेंट, परवानगी, परमिशन, लिखित स्वरूप से एक पेपर रहता है, उसके ऊपर रिलेटिव्स को या पेशेंट को, मदर को साइन करना पड़ता है कि ये सबके जो फायदे हैं, तोटे हैं, बेनिफिट्स, रिस्क, सब डॉक्टर लोगों ने मेरे साथ चर्चा की है, मेरे को ये सब कबूल है, और आई एम रेडी टू गो फॉर ऑपरेशन, सीजरियन सेक्शन करवा लो, जो भी हो जाएगा सब अच्छा ही हो जाएगा। फिर हम परवानगी देते हैं, परमिशन देते हैं लिखित रूप से, तो उसको बोलते हैं इन्फर्म्ड रिटन कंसेंट। कंसेंट बहुत जरूरी है, हर एक ऑपरेशन में लेते हैं वो, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी ऑपरेशन कल है, तो ये देखिए यहां पर फास्टिंग इंस्ट्रक्शंस। जो माता है उसको बोला जाता है कि आप पहले कुछ घंटे तक ये पानी पीना, ये कुछ खाना ये बंद करो। सलाइन तो चालू होता है, फिर ये खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जब एनास्थेशिया दिया जाता है और जब ज्यादा पेट भरा हुआ रहता है, कुछ खा लिया है कुछ, ये सब ऑपरेशन में ऐसा ही होता है। तो क्या हो जाता है, कभी कभार वो हिचकी के द्वारा या उल्टी के द्वारा जो अन्न लिया है वो श्वास मार्ग में चला जा सकता है। होता ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूं, रिस्क बोल रहा हूं, उसको एस्पिरेशन न्यूमोनिया कहते हैं। तो ऐसी कुछ मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी है, तो डॉक्टर बोलते कि आपको थोड़ा सा फास्टिंग करना पड़ेगा। कोई दिक्कत की बात, थोड़ा बहुत इधर उधर पानी पी सकते हैं, फिर ज्यादा चाय कॉफी लेना, बिस्कुट खाना ये नहीं चलेगा, ठीक है। वो बोलते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। मेडिकेशन, सर्टेन मेडिकेशन माइट नीड टू बी स्टॉप्ड। कहीं आपकी पहले वाली जो दवाई, जैसे मैंने अभी कहा था ना, एस्पिरिन होती है ना, उसको बोलते हैं कि खून को पतला करने वाली दवा। किसको दी जाती है? जिस लेडी को बाय चांस कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है, हृदय की प्रॉब्लम है, तो इसको ये दवा चालू हो सकती है। जब एस्पिरिन चालू है, जिसके द्वारा ब्लड जो है ना स्टॉप नहीं होता, स्टॉप क्लॉटिंग नहीं होता, ब्लड का क्लॉटिंग बंद करने के लिए दवा होती है ये, है ना। तो ये अभी ऑपरेशन है, ऑपरेशन से आप ये दवा चालू रखेंगे तो ब्लड स्टॉप नहीं हो जाएगा, तो स्टॉप नहीं हो जाएगा तो ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा, ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा तो माता को तकलीफ हो जाएगी, है ना, सीरियस हो सकती है वो माता। तो इसके लिए वो दवा कुछ बंद करना आनी पड़ती है टेम्पररीली, थोड़े दिन के लिए, 1-2-3 दिन के लिए, ठीक है। अभी देखिए एनास्थेशिया डिस्कशन, जो भूल तज्ञ बोलते हैं ना, भूल देने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं अलग होते हैं, सर्जन अलग होते हैं, ये जो स्त्रियों के डॉक्टर स्पेशलिस्ट वो अलग होते हैं, और ये भूल देने वाले डॉक्टर अलग होते हैं। वो कभी कभार आपके साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदार के साथ वो भी बातचीत करेंगे कि मैं जनरल एनेस्थेशिया देने वाला हूँ, मैं स्पाइनल एनेस्थेशिया देने वाला हूँ, मैं एपिड्यूरल, स्पाइनल, जनरल, जो भी चीज का भूल देने वाले उसके बारे में सब आपको बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे हो जाएगा। उसके बाद इसका असर ऑपरेशन के बाद भी 1 घंटा, आधा घंटा जो रह सकता है, उस दौरान आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सब बातें एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर जो पेशेंट के साथ, पेशेंट के रिश्तेदार के साथ, माता के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी जो दिन वाला आने वाला है वो ऑपरेटिव, जहां पर वो सीजरियन सेक्शन करके बच्चा बाहर आने वाला है। तो प्रिपरेशन, जो माता है उसको पहले ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे, पहला आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है। उसको बाद उसको आईवी, इंट्रावेनस, सिर के द्वारा कुछ दवा पानी चालू हो जाएगा, फ्लूइड चालू हो जाएगा, फ्लूइड फ्लूइड द्रव पदार्थ, जिसके न्यूट्रिशन वही हो जाएगा, उसके द्वारा मेडिटेशन मेडिटेशन सॉरी 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 मेडिकेशन, दवा पानी भी करेंगे वो बॉटल के द्वारा। उसके बाद जो एनेस्थेशिया है
चाहे वो जनरल सार्वधिक हो या स्पाइनल, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड होता है ना यहाँ पर, उसके द्वारा, या एपिड्यूरल, तो लोकल देने से वो लेडीज को पता चलता है कि क्या क्या चल रहा है। जनरल देंगे या तो उसको पूरी की पूरी शुद्ध निकल जाती है और आराम से वो सो जाती है और सब ऑपरेशन बिना उसका पता चल के कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाद में देखिए यहाँ पर इंसिजन आता है, पेट के ऊपर कुछ कट लेना है। द सर्जन विल मेक ए लो हॉरिजॉन्टल इंसिजन, जिसको बिकिनी कट, ये शास्त्रीय नाम है। हाँ, लोअर एब्डोमेन में ऐसा, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसा, देखिए ऐसा मैं कह रहा हूँ, मेरे मेरे तरफ देखिए यहाँ पर ऐसा ऐसा कट कर हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। हाँ, ऐसा कट करेंगे डॉक्टर लोग, फॉलोड बाय द इंसिजन, पहला पेट कट करवाएंगे। हाँ, उसके बाद जब अंदर गर्भाशय है, बच्चेदानी यूटेरस, उसको भी कट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद द बेबी विल बी केयरफुली डिलीवर्ड, बच्चा बाहर आ जाएगा आनंद आनंद इंसिजन के द्वारा। उसके बाद बच्चा बाहर निकालेंगे, वो रोएगा, रोएगा तो उसकी फेफड़े काम करने चालू हो जाएंगे, फेफड़े चालू हो जाएंगे तो अपने आप वो सब अपने आप खुद के ऊपर श्वास लेना, ब्लड सर्कुलेशन, वो बच्चे की अपनी अपनी फिजियोलॉजी, शारीरिक क्रिया चालू हो जाएगी। अभी वो धीरे धीरे करके माता से अलग हो जाएगा, है ना। तो जो प्लासेंटा है, जो एक प्लासेंटा का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बच्चेदानी होती गर्भाशय, उसमें चिपका हुआ एक वॉल जैसा है ना, और उससे अम्बिलिकल कॉर्ड, गर्भ नाभि नाड़ी, वो बच्चे को नाभि को है, वो पहले अम्बिलिकल कॉर्ड भी कट करेंगे, प्लासेंटा को भी बाहर निकालेंगे, है ना। उसके बाद प्लासेंटा को पूरी तरह से, और जो भी छोटे छोटे मेम्ब्रेन्स होते, वो सबको निकाल देने के बाद ही यूटेरस जो है, गर्भाशय, बच्चेदानी, उसको स्टिचेस लगाएंगे, बंद करवे देंगे। वो जो वॉल है ना यूटेरस के, बंद करके सुचरिंग करवा देंगे, हाँ, सिलाई करके वो बंद करवाएंगे। उसके बाद अभी हम यूटेरस बंद किया, अभी हमारा पेट कट किया है, तो पेट को भी सिलाई लगाएंगे, एब्डोमिनल क्लोजर। द एब्डोमिनल वॉल इज स्टिच्ड एंड स्टेपल्ड, क्लोज्ड इन लेयर्स, धीरे धीरे करके वो लेयर्स में बंद किया जाएगा। ठीक है, अभी पोस्ट ऑपरेट, कितनी सादी सी सीधी सी बात है ना, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इशू, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ सकते हैं। तो ये पोस्ट ऑपरेटिव में क्या क्या होता है, कौन सा भी सर्जरी आपको, स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूं, एक्सप्लेन करना है तो आपको 3 चीजें याद करनी पड़ेगी। प्री ऑपरेटिव, शस्त्र कर्म के पहले, ऑपरेटिव कैसे कैसे क्या क्या होता है, और पोस्ट ऑपरेटिव हमारी पंचकर्म में होता है ना। पंचकर्म जो करते हैं हम सब लोग, सामान्य जन ध्यान से सुनो, वमन विरेचन बस्ती रक्त मोक्षण नस्य, पंचकर्म एक इसी तरह से होता है, इसी तरह से थोड़ी फार चीजें उसमें, कंटेंट अलग अलग है। उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। पूर्व कर्म स्नेहन स्वेदन, प्रधान कर्म वमन विरेचन बस्ती रक्त मोक्षण नस्य, पश्चात कर्म संसर्जन क्रम। देखिए जाते जाते समय मैं आपको पंचकर्म के बारे में भी बता दिया हूं, क्योंकि ये सिमिलर सिमिलर कंसेप्ट है। अभी ये पोस्ट ऑपरेटिव में यहां चल रहा है सीजरियन सेक्शन, देखिए लेडी, रिकवरी रूम होती है, ऑपरेशन के रूम के जो होती है ना, शस्त्र कर्म ये रूम जो है, उसके साथ में बगल में एक अलग रूम होती है, उसको बोलते हैं रिकवरी रूम। बाहर रिश्तेदार को पता दिया जाता है कि अच्छी डिलीवरी हुई है, बच्चा माँ दोनों बहुत सेफ है, सुरक्षित है, बहुत उनकी सेहत अच्छी है, अभी वो थोड़ा सा विश्राम कर रही है माता रिकवरी रूम में। ठीक है, बाहर के लोग चर्चा करते हैं उनको रिकवरी में लाया है, रिकवरी में लाया है, तो अलग वाले पास वाले बगल वाले रूम में लाया जाता है। उधर उसकी सब वाइटल साइंस जो बोलते हैं, वाइटल साइन तो अभी बार बार वीडियो देख रहे हैं डॉक्टर देशपांडे का, ये नाड़ी है ना, वाइटल है, 72 पर मिनट, ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है। एक सिंपल सी चीज मैं बता देता हूं, उनके पास वो बहुत कागज होते हैं, सामान्य लोग को तो पता नहीं होता क्या लिखते हैं उसके ऊपर, तो ये चीजें लिखते हैं, क्या चीजें लिखते हैं, टीपीआर बीपी, चलो 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 लिखो लिखो, टीपीआर बीपी। टी का मतलब टेम्परेचर, तापमान, पी का मतलब पल्स रेट, नाड़ी, हाँ, टीपीआर, आर का मतलब सांस, सांस कितनी दफा चल रही है, नॉर्मल 14 पर मिनट, और बीपी ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120/80 mm ऑफ एजी, भारत भारत की हिसाब है, 120 इज सिस्टोलिक, 80 इज डायस्टोलिक। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, बार बार देखोगे तो मजा आ जाएगा।
आरोग्य साक्षर बन जाएंगे आप। तो रिकवरी रूम में ये सब देखा जाता है और थोड़ा बहुत तो पेन होता ही है कौन सी भी ऑपरेशन में। तो डॉक्टर लोग वो पेन कम करने के लिए दवा देते हैं, उसको एनाल्जेसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक, दर्द की दवा, दर्द कम करने की दवा, है ना, देते हैं डॉक्टर, इंजेक्शन देते हैं उसके। पेन मेडिकेशन, पेन मेडिकेशन अभी मतलब बता रहा हूं, दर्द वाली दर्द कम करने की दवा वो देनी पड़ती है, पोस्ट सर्जिकल डिस्कंफर्ट होता है तो उसके लिए वो देते हैं। आगे चलते हैं। अभी देखिए आगे वाले क्या करेंगे, क्या करते हैं, कैथेटर रिमूवल। कैथेटर का मतलब एक रबरी वाली एक ट्यूब होती है जो यूरिन पास अपने आप होनी चाहिए। अभी तो लेडी खुद ब खुद पेशाब नहीं पास कर सकती है ना, प्रेशर आ जाएगा। यहाँ ऑपरेशन हुआ है पेट का, तो उसके लिए एक कैथेटर मतलब होता है एक रबर की ट्यूब, वो यूरिनरी मियाटस जो है, ब्लैडर जो है, उसमें डाल दी जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो धीरे धीरे करके जब लेडीज का थोड़ा थोड़ा शुद्ध आ जाएगी, भूल कम हो जाएगी और उसकी सेंसेशन आ जाएगी, चलो अभी मेरे को पेशाब करनी है, उस दफा वो थोड़ा कैथेटर रिमूव कर देते हैं। हाँ, उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि अभी निकाल दो वो कैथेटर, जो रबरी ट्यूब डाली अंदर पेशाब के लिए, वो निकाल दो, ठीक है। तो ये करने के बाद वो लेडी अपने आप पेशाब में जा सकती है। डाइट, खान पान के बारे में, लेडी विल बी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस टू ए क्लियर लिक्विड डाइट। देखिए आप, तुरंत उसके बाद उसको कुछ श्रीखंड या बासुंदी या गुलाब जामुन, हाँ, ऐसा नहीं देना है। थोड़ा थोड़ा लिक्विड करके, धीरे धीरे करके, सेमी सॉलिड देन सॉलिड ऐसा लाना चाहिए। पहले दफा कुछ राइस दे दो, खिचड़ी दे दो, ऐसी सॉफ्ट होनी चाहिए, गर्मा होनी चाहिए, ताजी परोसे होनी चाहिए, ठीक से। हाँ, प्रोग्रेसिंग टू द सॉलिड फूड एज पर द टॉलरेशन। टॉलरेशन का मतलब क्या है, जब खाना खाना चालू हो जाएगा तो पूछेंगे कि भूख लगती नहीं लगती, टट्टी कैसी हो रही है, गैस पास हो रहा है नहीं हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, हमारे आंत्र की जो हलचल है वो धीरे धीरे नॉर्मल है या नहीं है। डॉक्टर लोग आते हैं, स्टेथोस्कोप लगाते हैं, पूछते हैं आपको पेशाब हो गई, टट्टी की भावना आ रही है आपको, खाने को जी कर रहा है, ऐसे सब क्वेश्चन उस लेडी को पूछा जाता है और उसके अंदाजा बनाया जाता है कि ये सब नॉर्मल चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। अभी देखिए मोबिलाइजेशन, ऑपरेशन के बाद एक क्या बोलते हैं, एक दिन हो या 2 दिन, डॉक्टर के हिसाब से 10-12 घंटे तक उसको पूरा का पूरा आराम दिया जाता है। और बाद में जब लेडी को लगता है कि मेरे को डॉक्टर कुछ तकलीफ नहीं है, सब ठीक ठाक मेरे को लग रहा है, थोड़ा मैं उठकर बैठ सकती हूँ अभी बेड पर, अभी थोड़ा सा मैं नीचे पेपर पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ, उसके बाद थोड़ा खाना खाने के लिए मैं नीचे बेड पर नहीं, नीचे वाले टेबल कुर्सी पर बैठ रहा हूँ, और बाद में थोड़े से रूम पर थोड़ी 1-2-4 ऐसे चल सकते हैं धीरे धीरे करके। बाद में आपको असिस्टेंट दिया जाएगा या नर्स होगी या आपके रिश्तेदार होंगे, उसके साथ आप कॉरिडोर जो होता है ना हॉस्पिटल वाला, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट चालू किया जाता है। ऐसा अभी एक जमाने का मतलब ये रिसर्च संशोधन की हुई चीज है कि कौन सी भी ऑपरेशन के बाद ऑफकोर्स डॉक्टर की सलाह के हिसाब से पेशेंट की तबीयत देखकर जितना जल्दी वो मोबिलाइज हो जाएगा, है ना, उतना ठीक ठाक होता है। जब ज्यादा टाइम वो लेटे रहेंगे बेड के ऊपर तो कभी कभार रक्त की गुठली बनने की संभावना बढ़ जाती है, और रक्त की गुठली बनना, थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म, ये बहुत ही खतरनाक वाली चीज है, उसके द्वारा और भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो डॉक्टर की सलाह के साथ ही जितना जल्दी से जल्दी आप घूमने फिरने लगेंगे ऑपरेशन के बाद, डॉक्टर की सलाह से बाद, डॉक्टर की सलाह से हिसाब से, सबको सब एक नियम नहीं होता, नहीं वो तो क्या तुरंत 2 घंटे में घूमने फिरने लग रही है, ऐसा नहीं। आपकी पेशेंट, आपकी माता, उसका बच्चा, ये सब बातें, उसकी सेहत कैसी है, ब्लड प्रेशर कैसा है ना, ये सब चीजें, पल्स कैसी है, कुछ बुखार वगैरह नहीं है ना, इन्फेक्शन वगैरह नहीं है ना, ये सब देखने के बाद घूमने फिरने की सलाह डॉक्टर ही देंगे और उसी के हिसाब से आपको चलना है। फिर एक तत्व तरीके से संशोधित तत्व क्या है कि जितना जल्दी घूमना फिरना चालू हो जाएगा ऑपरेशन के बाद, शस्त्र कर्म के बाद, तो शस्त्र कर्म के बाद होने वाले थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म के कॉम्प्लिकेशंस कम होते हुए, कम होने लगते हैं, कम हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते, वुंड केयर। वुंड का मतलब जो हमें पेट को कट करना पड़ रहा है, यूट्रस को, अंदर वाली तो छोड़ दें, अंदर वाली जो चीजें हैं वो ज्यादातर पिघलने वाले जो स्टिचेस बना लेते हैं, फिर बाहर वाली जो वुंड है पेट के ऊपर,
उसको अच्छी तरह से निगरानी करनी पड़ती है। सिस्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके असिस्टेंट्स होते हैं, ये सब देखते हैं, इंटर्नीज होते हैं, हाउसमैन, बहुत सारे डॉक्टर्स वहां मौजूद होते हैं। तो इंसिजन वो क्लीन करना पड़ता है और ड्रेसिंग भी अच्छी तरह से, अगेन डॉक्टर के हिसाब से हर एक दिन या एक दिन के बाद छोड़कर ऐसी वो सब क्लीनिंग वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चा है, डिलीवरी हुई है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्तनपान, स्तन्यपान, ब्रेस्ट फीडिंग चालू करना चाहिए। वो दोनों के लिए फायदेमंद है, माता के लिए भी और बच्चे के लिए भी, ठीक है। उसके बाद पेन मैनेजमेंट, वो तो हम बात पहले से ही कर चुके हैं कि ऐसी कुछ दवा देने की कई दफा जरूरत पड़ती है। हॉस्पिटल स्टे देखिए, यहां पर हमेशा ये लोग पूछते हैं कि डॉक्टर लोग, मतलब पेशेंट रिश्तेदार, कि डॉक्टर कितने दिन रहना पड़ता है सीजरियन करे तो। द टिपिकल हॉस्पिटल स्टे फॉर एन अनकॉम्प्लिकेटेड, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस माता को कौन सी भी उपद्रव नहीं हुए हैं, उसका ब्लड शुगर है तो कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर नहीं है, वुंड अच्छी है, बच्चा अच्छा है, कुछ मदर को कुछ बुखार वगैरह की कोई संभावना नहीं है, उसके ब्लड रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रहे हैं, तो कोई नहीं, 2-3 दिन में आपको घर वापस छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। मतलब डिस्चार्ज दिया जाएगा 2 से 3 दिन में। हर एक के लिए ऐसा नियम थोड़ा फिक्स नहीं रहता, जैसी जैसी कंडीशन है उसके अनुसार वो डॉक्टर लोग गाइड करेंगे। फॉलो अप केयर, जब भी रुग्णालय से आप बाहर निकलते हैं तो एक उसका पत्रक बनाया जाता है, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज कार्ड। वो हमेशा बिल्कुल आपको सावधानी से उसका प्रिजर्व करना है, रक्षा करना है। वो ऐसा बाहर निकले और किधर गुम गया या उसका खराब, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका तुरंत मोबाइल के द्वारा फोटो निकालनी चाहिए, 1, 2, 3 पेजेस के फोटो निकाल के रखो हमारी मोबाइल में, और वो अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, चाहे वो माता हो, चाहे वो मदर इन लॉ हो, चाहे वो हस्बैंड हो, सब लोग अपने अपने मोबाइल में वो शेयर करके रखेंगे, क्योंकि उसके महत्व है डिस्चार्ज के। उधर सब लिखा होता है कि कौन सी तारीख को क्या हुआ गया, कौन सी मेडिकेशंस या दवा पानी उसके साथ दी गई, कौन सा एनेस्थेसिया दिया था, सब की सब इंफॉर्मेशन वहां पर मौजूद होती है। आगे चलकर कुछ भी उपद्रव हो गए, कॉम्प्लिकेशन हो गए, कहीं जरूरत पड़ी, तो वो डिस्चार्ज कार्ड पूछते हैं, चलो 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 लाओ, हमें दिखाओ क्या क्या हुआ था उसमें। डॉक्टर साहब आपके पास नहीं है क्या, आपके हॉस्पिटल में नहीं है क्या, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जितना जल्दी पेशेंट को उपचार करना होता है, तो डिस्चार्ज कार्ड का महत्व बहुत ही अनन्य साधारण है। उसमें लिखा हुआ होता है कि 8 दिन के बाद वापस आना है, फलाने फलाने डॉक्टर को दिखाना है, इस वक्त दिखाना है, आते समय सोनोग्राफी करनी है, आते समय ये लेना है, वो करना है, सब चीजें वो फॉलोअप में लिखी हुई जाती है। अगले अपॉइंटमेंट की तारीख और टाइम उधर लिखा हुआ होता है, ठीक है। अभी देखिए एडिशनल पॉइंट्स, और कौन सी चीजें होती हैं जो आपको सोचनी पड़ती है या ध्यान देने की जरूरत है। पहला होता है कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ सी सेक्शन। ये अभी वीडियो पर मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि हर जगह पर अपनी अपनी हिसाब से वो डॉक्टर लोग पैकेजेस देते हैं। अभी तो जमाना चल रहा है पैकेजेस का। नॉर्मल डिलीवरी का 1 लाख खर्चा आ जाएगा, सीजरियन करना है तो 2 लाख खर्चा आ जाएगा, इंक्लूडिंग द मेडिसिन। मेडिसिन आपने आप देनी है तो 1.5 लाख खर्चा आ जाएगा, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सब हॉस्पिटल कौन सा है, पूरा का पूरा सरकारी हॉस्पिटल में ज्यादा से बिल्कुल कम खर्चा आता था, बिल्कुल कम खर्चा आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा सब मुफ्त होता है, सब कुछ दवा पानी आपको लाकर देनी पड़ती है। फिलहाल डॉक्टर का खर्चा, रूम का खर्चा नहीं होता। ये हो गई पूरी की पूरी। जब हमारी पूना में ससून हॉस्पिटल है सब, या मिलिट्री हॉस्पिटल में आप चले गए तो सबका सब फ्री हो जाता है। कई ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा एक नॉर्मल तरीके का उनका सेटअप होता है, बहुत बढ़िया, ऐसा कॉर्पोरेट लेवल का नहीं रहता। जो हॉस्पिटल कॉर्पोरेट लेवल पर, जैसे स्टार हॉस्पिटल बोलते हैं, मतलब जो उसकी ऐसी स्टाइल होती है कि जैसे कि मैं कहाँ होटल में रह रहा हूँ, इतना बढ़िया हॉस्पिटल होता है। बिल्डिंग्स होती है, रूम्स होते हैं, एयर कंडीशन रूम्स होते हैं। हाँ, तो ये डिपेंड्स होता है कि आपकी जनरल वार्ड है, प्राइवेट वार्ड है, सेमी प्राइवेट है, इसके ऊपर ये सब कॉस्ट आपको पहले से देखना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, तो ये सब जब प्रेगनेंसी चालू हो जाती है उसी दौरान ये सब पेपर्स फटाफट फटाफट निकालो। तो आपको पढ़ना आता है, आपको सब मालूम है सब, तो अच्छी बात है। नहीं है तो जिसके द्वारा आपने, जो एजेंट के द्वारा ये सब आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, उसी को तुरंत कांटेक्ट कीजिए।
भैया ऐसा ऐसा ऑपरेशन होने वाला है, ऐसा ऐसा सीजरियन होने वाला है, तो उसमें से कौन से मेरे को रीएम्बर्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, कैशलेस है या मेरे को कुछ भरना पड़ेगा शुरुआत में, बाद में मेरे को मिल जाएगा, तो कौन सी बिल्स कैसी कैसी सबमिट करनी है, कब सबमिट करनी पड़ेगी, ये सब चीजें पहले से ही, बहुत पहले इसका सोच समझकर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी लेनी ही होगी। ठीक है, आगे चलते। सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है कि आपके रिश्तेदार कौन है, उसके साथ ये सब चर्चा होनी चाहिए कि चाइल्ड केयर कैसी लेने वाले हैं, कौन कितने दिन तक छुट्टी लेने वाले ले सकते हैं, ये सब सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। और रिकवरी जब चल रही है तो ये जिसके बोलते हैं ना ह्यूमन रिसोर्सेस, मनुष्य बल, ये लगता है और इसका प्लानिंग करना अच्छा रहता है कि किसकी ड्यूटी कहां पर कैसी होगी। वो माता है उसको तो 3 महीने 4 महीने 6 महीने पर मिल जाएगी प्रेगनेंसी लीव, फिर उसके साथ कौन रहने वाला है, पिता मतलब उसका हस्बैंड रहने वाला है तो उसकी ड्यूटी कैसी क्या रहेगी, माता रहने वाली है, मदर इन लॉ रहने वाली है, सब चीजें आपको प्लानिंग करके सपोर्ट सिस्टम बनानी होगी। आगे चलते हैं। रिकवरी टाइम, कंप्लीट रिकवरी टोटल, जब आप नॉर्मल ड्यूटी पर जा सकती हैं, ऐसा सी सेक्शन के बाद इट विल टेक सम टाइम, कुछ हफ्ते तक आपको ये सब धीरे धीरे चीजें करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कि आज ऑपरेशन हो गया सिजरियन और 2-3 दिन के बाद आप ऑफिस पे चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुरंत जल्दबाजी करेंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। तो ये धीरे धीरे डॉक्टर की सलाह के साथ आपको कुछ हफ्ते तक ये रिकवरी टाइम, मतलब अपनी अपनी ड्यूटी पर जाने का जो टाइम होता है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, यहां पर एक सेंटेंस है, देखिए, बी पेशेंट एंड लिसन टू योर बॉडी। जल्दबाजी मत करना, कभी भी जल्दबाजी करने से नुकसान ही हो जाएगा। तो डॉक्टर की सलाह, आपकी खुद तबीयत, ये सब जानकर उसके रिस्पॉन्सेस आपको देने होंगे। आगे चलते हैं। इन मोस्ट केसेस लेडी विल बी अवेक फॉर द सी सेक्शन। जब जनरल एनेस्थेसिया नहीं होता, जब स्पाइनल होता है या एपिड्यूरल ज्यादातर होता है, तो लेडी देख सकती है कि उसके साथ वो बच्चा कैसा निकाला जा रहा है, और वो बच्चे की पहली जो है ना क्राई बोलते हैं ना, उसकी पहली आवाज सुनने को उसको मिल सकती है। इन रेयर केसेस विल ए मदर नीड मेडिसिन दैट पुट्स लेडी इनटू द डीप स्लीप। जैसे यहां पर लिखा है जनरल एनेस्थेसिया देना होगा, तो ये कुछ बातें वो उसके साथ कभी कभार देना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कह सकते मेरे को जनरल नहीं देना है, डॉक्टर डिसाइड करेंगे, एनेस्थेटिस्ट डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी भूल आपकी सेहत के लिए और बच्ची की सेहत के लिए अच्छी हो सकती है। इसका निर्णय आप खुद लेने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। ठीक है, मोस्ट सी सेक्शंस आर डन विथ रीजनल एनेस्थेसिया लाइक एपिड्यूरल और स्पाइनल, उसका नाम है ये, है ना, स्थानिक भूल देते हैं तो सिर्फ वो एरिया जो होता है लोअर एब्डोमेन का, वो उसको बाधिरता आ जाती है, उधर पेन वगैरह कुछ नहीं होता, आपको कुछ समझ में नहीं आता, फिलहाल आप अवेक रहते हैं, आपकी आंखें खुली रहती है और आपको सब समझ में आ रहा है क्योंकि आपका मेंदु चालू है, अभी काम कर रहा है एक्टिवली। ठीक है, लोकल स्थानिक स्तर पर वो भूल दी गई है। लेडी विल बी अवेक एंड एबल टू हियर एंड सी द बेबी एज सुन एज ही और शी इज बॉर्न। जब या बच्चा या जो भी है ना, मतलब मेल फीमेल जो बाहर आ जाएगी, वो देखकर खुश हो जाएगी। जनरली सी सेक्शन फॉलोज दिस प्रोसेस, इट्स अ टाइप ऑफ रिवीजन आपके लिए, वही पहले जो दोहरा रहा हूं मैं। लेडी विल बी आस्क्ड टू अनड्रेस, अभी थोड़ा डिटेल में है, एंड पुट ऑन ए हॉस्पिटल गाउन। घर के जो कपड़े हैं वो निकाल देकर हॉस्पिटल वाला जो स्टराइल गाउन होता है वो पहनने के लिए बोला जाता है। उसमें कोई परेशानी नहीं है, ज्यादा फायदा ही है आपका। लेडी विल बी पोजिशनड, जब ऑपरेशन थिएटर में लेखा जाएगा तो एक टिपिकल पोजीशन दी जाती है एग्जामिनेशन ऑपरेशन टेबल पर। यूरिनरी कैथेटर में बी पुट, जैसे मैंने पहले कहा था, रबर वाली ट्यूब जो है वो ब्लैडर में, मतलब पेशाब की यहाँ डाल दी जाती है, जो कि अपने आप पेशाब बाहर निकल जाएगा और एक बैग में वो कलेक्ट किया जाता है। कैथेटर ये सबको अभी पता है। एंड इंट्रावेनस, सिर के द्वारा कुछ बॉटल सलाइन चालू कर दिया जाता है, उसके साथ ही दवा पानी भी दिया जाता है। फॉर सेफ्टी रीजंस स्ट्रैप्स विल बी प्लेस्ड ओवर लेग्स टू होल्ड यू ऑन द टेबल। वहां पर कुछ पट्टे वगैरह लगाएंगे कि जिसके द्वारा आपकी कुछ मूवमेंट कम होनी चाहिए, नहीं तो वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। हेयर अराउंड द सर्जिकल साइट, पेट के ऊपर भी कुछ माइन्यूट ऐसे लव जैसे होते हैं ना, बोलते हैं ना बॉडी हेयर, वो निकाल दिए जाते हैं और जो स्किन है ऊपर वाली वो बिल्कुल स्टराइल, है ना, सुरक्षित क्लीन की जाती है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के द्वारा।
ठीक है, एंटीसेप्टिक का मतलब जंतु विरोधी द्रव्य उधर अप्लाई किए जाते हैं। एब्डोमेन विल बी ड्रैप्ड विथ स्टेराइल मटेरियल। उसके बाद चहु बाजू के ऊपर, ऊपर नीचे दाहिने बाएं बाजू पर सिर्फ वो जो जहां पर ऑपरेशन हो रहा है ऐसा एक स्क्वायर जैसे एरिया ओपन रखते हैं, बाकी का सब कपड़ों से झाँक दिया जाता है। पूरा का पूरा ड्रेपिंग बोलते हैं उसको, पूरा का पूरा झाँक दिया जाता है। ए ड्रेप विल ऑल्सो बी प्लेस्ड अबव योर चेस्ट, ऊपर के बाजू में भी वो रखा जाता है। ठीक है, द एनेस्थेटोलॉजिस्ट जो भी भूल तज्ञ डॉक्टर है वो कंटिन्यूअसली भूल देने के बाद आपका हृदय की ध्वनि, हार्ट साउंड जो है जो नॉर्मली 72 पर मिनट है वो मॉनिटर ही रहता है, वहां पर कंप्यूटर के ऊपर वो डिस्प्ले हो जाता है। और जो एनास्थेटिस्ट है बिल्कुल उसका लक्ष्य उधर रहता है, कि ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है, नॉर्मल है, ब्रीदिंग कैसे चल रहा है, श्वासोच्छ्वास एंड ब्लड ऑक्सीजन, ये महत्वपूर्ण है। आपका जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके अनुसार वो थोड़ा थोड़ा जो दवा दे रहे हैं वो भूल की उसमें थोड़ा कमी जास्त वो कर देता है। वंस द एनेस्थेसिया हैज टेकन द इफेक्ट, जब लगता है कि अभी यहाँ पर कुछ हम सेंसेशन चला गया है, उसके बाद ही सर्जन विल मेक एन इंसिजन अबाउट द प्यूबिक बोन। ये हमारी नीचे वाले हिस्से में जो प्यूबिक नाम का जो अगास्ती बोलते हैं उसके ऊपर दो तरह के सेक्शंस होते हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि ट्रांसवर्स होता है, नहीं तो वर्टिकल होता है। देख रहे हैं ना आप, ट्रांसवर्स या वर्टिकल छेद लिया जाता है स्काल्पेल के द्वारा। ठीक है, देन आगे चलकर देखिए, डॉक्टर विल मेक द डीपर इंसिजन, नीचे नीचे चला जाएगा थ्रू द टिश्यूज, धीरे धीरे करके अलग अलग करके वो अंदर अंदर चला जाएगा एंड सेपरेट द मसल्स, क्योंकि हमारे पेट में बहुत सारे मसल्स है ना, रेक्टस मसल, वो धीरे धीरे करके स्नायु को बाजू में लिया जाता है कट करके। टिल, कब तक, जब वो देखता है कि अरे आ गया गर्भाशय, आ गया यूटेराइन गर्भदानी या बच्चेदानी आ गई, तो वो ठहरता है और उसके बाद अलग तरीके से कट लेता है। वो फाइनल इंसिजन होता है यूटेरस के गर्भाशय के ऊपर। दिस इंसिजन मतलब दो कट्स हो, एक पेट के ऊपर और दूसरा जो होता है वो यूटेरस गर्भाशय के ऊपर। जो यूटेरस का कट है वो भी दो तरीके से, आइदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल छेद लिया जाता है। डॉक्टर विल ओपन द एमनियोटिक सैक, मैंने जैसे पहले के वीडियोस में आप देख सकते हैं, नॉर्मल लेबर की बात भी चर्चा की है मैंने। एमनियोटिक सैक मतलब एक बैग होती है और उसमें द्रव पदार्थ होता है, बच्चा उसमें तैरता है हमेशा 9 महीने 3-4 महीने तक वो ऐसे तैरता है ना, तो एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं और उसको एमनियोटिक बैग बोलते हैं। तो ये बैग आपको खोलनी पड़ेगी एंड डिलीवर द बेबी थ्रू द ओपनिंग, जो उधर छेद लिया है, कट लिया है, उससे बच्चे को आसानी से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाता है। लेडी में फील, जब वो बाहर निकाला जाता है, सम प्रेशर और ए पुलिंग सेंसेशन, थोड़ा सा उसको महसूस होगा कि कुछ ना कुछ मेरे से बॉडी से कुछ बाहर निकाल रहे हैं। पेन मतलब दर्द नहीं, सीवियर दर्द नहीं होता, फिर उसको महसूस होता है कि कुछ ना कुछ बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर भी दांत निकालते हैं ना, कभी किसी को अनुभव है तो आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जब आपको टूथ एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, जब दांत, वो जो डेंटिस्ट है हमारे दंत विशारद, वो बाहर निकालते हैं तो एक भूल होती है वहां पर, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं डॉक्टर लोग, फिर जब वो लास्ट वाला जो ऐसा खिचक कर बाहर निकालते हैं ना, तो थोड़ा सा लगता है कुछ निकाला गया बाहर, उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा। डॉक्टर विल कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, बच्चे के बाहर आने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड जो कनेक्ट करती है माता को, वो कट की जाएगी। लेडी विल गेट द मेडिसिन, जो दवा पानी है वो इंट्रावेनस जो सलाइन चल रहा है उसके द्वारा दवा पानी चालू रखेगा। और कई कबार यूटेरस को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन बनाए रखने के लिए कुछ मेडिकेशन डॉक्टर कर सकते हैं। और एक्सपेल द प्लासेंटा, उसके द्वारा क्या हो जाएगा कि प्लासेंटा आसानी से बाहर आ जाएगा। डॉक्टर विल रिमूव योर प्लासेंटा एंड एग्जामिन द यूटेरस, अंदर वाला जो एरिया है वो झांक कर देखेंगे और कुछ उधर बचा नहीं है ना, पीसेस ऑफ प्लासेंटा, वो देखने की बहुत ही जरूरत होती है। ठीक है ना, क्लीन होना चाहिए वो सब बाहर निकाल के, क्योंकि नहीं रहा तो अंदर कुछ बाकी रहा तो ब्लीडिंग ज्यादा होने की संभावना है। डॉक्टर विल यूज द sutures to close the incision in the uterine muscle and reposition the uterus in the pelvic cavity, वहां रखकर वो बंद करवा देंगे। ठीक है, डॉक्टर विल क्लोज द मसल्स एंड टिश्यू लेयर्स एंड sutures। डॉक्टर विल क्लोज द स्किन, उसके ऊपर जो सबसे ऊपर जो है ना हमारी त्वचा, उसको भी सिलाई लगाएंगे विथ सुचर और सर्जिकल स्टेपल्स। अभी ये स्टेपल्स भी मिल जाते हैं, अपने आप खटक खटक करके वो सुचर हाथ से नहीं करते, वो एक मशीन के द्वारा वो करवाते हैं।
फाइनली द डॉक्टर विल अप्लाई उसके ऊपर, पेट के ऊपर एक बैंडेजिंग, क्योंकि वुंड है ना, आखिर में एक वुंड है, ड्रेसिंग करना तो जरूरत है, वो ड्रेसिंग करवा लेंगे अच्छी तरह से। आगे चलते हैं। देयर आर सम क्वेश्चन, अभी कुछ लोग क्या है ना, थोड़े बहुत प्रश्न ज्यादा पूछते हैं, रिश्तेदार हो या वो लेडी है। पहला है कि व्हाई इज अ सीजरियन करने की जरूरत नौबत कब आती है? मैं बोल रहा हूं कि नैसर्गिक प्रसूति, जिसको वजाइनल नैसर्गिक प्रसूति बोलते हैं, नॉर्मल लेबर, वो अच्छा है, उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। फिर देखिए, यहां पर देखिए कि सीजरियन सेक्शन की डिसीजन, निर्णय डॉक्टर लोग या पेशेंट कब लेते हैं, ये देखिए, ये सब बातें आती हैं। एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट, ऐसा लगा कि जो बेबी का जो हार्ट की धड़कन है उधर ज्यादा ज्यादा कम हो रहा है, तो वो इमरजेंसी हो जाती है, बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए सीजरियन सेक्शन लिया जाता है। दूसरी बात ऐसी है कि एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द फीटस ड्यूरिंग द बर्थ, जो बच्चा होना चाहिए नॉर्मल, हेड से आता है ना बाहर, वजाना के हेड से बाहर आना चाहिए, उसकी पोजीशन अभी गलत है, उसकी बैक पहले वजाना की तरफ आ गई है, या बटक्स वजाना की तरफ आ गए, तो अब नॉर्मल हो गया वो पोजीशन, तो तकलीफ हो जाएगी, नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बची नहीं है, इसीलिए वो सीजरियन सेक्शन करवाते हैं। ठीक है ना, ये देखिए नॉर्मली कैसा होना चाहिए, नॉर्मल पोजीशन ऑफ द फीटस ड्यूरिंग द बर्थ, हेड डाउन, बच्चे का सिर नीचे होना चाहिए, वो नहीं है तो सीजरियन करना पड़ेगा। समटाइम्स फीटस इज नॉट इन द राइट पोजीशन। प्रॉब्लम्स विद द लेबर, आगे वाली चीज है, क्या हो जाता है, लेबर, नॉर्मल डिलीवरी चल रही है, फेल टू प्रोग्रेस, है ना, डिलेड, ये वीडियो अलग वीडियो है मेरा, डिलेड लेबर करके, मतलब बहुत टाइम लगता है, नॉर्मली इट शुड बी विद इन हाफ एन आवर और विद इन 2 आवर, बट ये ज्यादा टाइम चलता है। पेन्स जो है ना, लेबर पेन, उसकी ताकत कम है, लेडी बहुत थक गई है, अभी सोचने के लिए टाइम नहीं है, अभी नॉर्मल लेबर तो नहीं होने वाली, तो तुरंत इमरजेंसी में पेट फाड़ कर वो बच्चा बाहर निकाला जाता है। तो प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द लेबर, प्रसूति होने की वक्त जब ज्यादा टाइम लग रहा होता, बहुत सारे उसके लिए भी कारण है, वो अलग वीडियो है मेरा, वो आप देख लीजिए। साइज ऑफ द फीटस, कभी कभार क्या हो जाता है, बेबी अंदर वाली जो है ना बहुत बढ़िया होती है, और जो लेडी का पेल्विक साइज है वो थोड़ा सा उसके तुलना में कम होता है, तो उसी समय भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो बच्चा पेट के द्वारा निकाला जाता है। प्लासेंटा प्रॉब्लम्स, इसका भी अलग वीडियो है मेरा, प्लासेंटा प्रेविया, प्लासेंटा एब्रप्सियो। तो ये प्लासेंटा जब अलग तरीके से, गलत तरीके से ब्लॉक कर रहा है सर्विक्स को, हाँ, वो रुका देता है बच्चे को बाहर आने के लिए, तो इसी समय भी हमें पेट के द्वारा, सीजरियन सेक्शन के द्वारा बच्चे को निकालना पड़ता है। सर्टेन कंडीशंस, ये यहां पर देखिए, और कुछ चीजें हैं, जो माता है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको डायबिटीज है, वो कभी कभार कंट्रोल है, कभी न कंट्रोल है, हाँ विदाउट कंट्रोल है, कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा है, एक्लाम्सिया की शिकायत है, टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी उसकी हिस्ट्री है, कभी कभार एचआईवी वो मदर को है, तो इस सब कंडीशंस में आपको सीजरियन सेक्शन करने की सलाह डॉक्टर लोग दे सकते हैं। एक्टिव हर्पिस सोर इन द मदर्स वजाइना और द सर्विक्स, जो जननेंद्रिय मतलब जननांग है, जो वजाइना का पार्ट है या सर्विस का पार्ट है, उधर कुछ वायरल का इंफेक्शन है, उसको बोलते हैं हर्पिस, हर्पिस वायरस वहां पर मौजूद है, तो नॉर्मल डिलीवरी करने में कोई हासिल नहीं है, वो पेट में से निकालने फायदेमंद है। ट्विंस और अदर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ज्यादा बच्चे हैं अंदर, 2-3 बच्चे हैं, तो उनको नॉर्मल डिलीवरी से बजाय ऊपर वाले सीजरियन सेक्शन के द्वारा निकाला जाता है। और ये वाली चीज है कि प्रीवियस सी सेक्शन, पहले एक बार आपने कर लिया तो उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी की संभावना थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी यहां पर बताया है कि ये सीजरियन सेक्शन में अच्छी तरह से किया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, बाय चांस, हाँ अभी नहीं है, ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत कम समय पर होता है। फिर क्या क्या रिस्क होने वाली की संभावना है, तो पहला होता है कि रिएक्शंस टू द मेडिसिन यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सर्जरी, सर्जरी के समय एनेस्थेसिया देना होता है, हाँ, तो उससे तकलीफ हो सकती है, कुछ दवा पानी करनी है उससे एलर्जी हो सकती है। दूसरा, ब्लीडिंग ज्यादा होने की संभावना है। एबनॉर्मल सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा, जो प्लासेंटा छूटने वाली प्रक्रिया है उससे कुछ गड़बड़ी हो सकती है, हाँ, स्पेशली इन द वुमेन विद द प्रीवियस सीजरियन डिलीवरी, पहले वाला फर्स्ट बेबी सीजरियन सेक्शन, अभी भी सीजरियन सेक्शन, तो उसमें थोड़ा सा प्लासेंटा का प्रॉब्लम आ सकता है।
इंजुरी टू द ब्लैडर, ये करते समय कभी कभार यूरिनरी पेशाब की जो थैली है उसको प्रॉब्लम आ सकता है। जो रेक्टम वाला रीजन है उधर कुछ टट्टी वाला जो पार्ट होता है ना हमारा, उधर कुछ तकलीफ हो सकती है। आगे चलते हैं, और क्या क्या हो सकता है सीजेरियन सेक्शन में। ये यहां देखिए, इन्फेक्शन इन द यूटेरस। बाय चांस ये सब रूटीनली नहीं होता, कभी कभार होता है, फिर होने की संभावना है। वुंड इन्फेक्शन, जो पेट के ऊपर जो कट लिया है ना, उधर भी कभी इन्फेक्शन हो जाए। बाय चांस घबराओ मत, बार बार फिर मन में होना चाहिए कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ट्रबल यूरिनेटिंग और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये हो सकता है पेशाब को, ब्लैडर जो है वहां पर इन्फेक्शन पहुंच जाने के बाद पेशाब के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बार बार पेशाब को जाना, जलन होना, इन्फेक्शन होना। जब आप पेशाब को पैथोलॉजी लैब में देंगे तो उसमें पस सेल ज्यादा मिल जाएंगे आपको, रेड ब्लड सेल्स हो जाएंगे, कभी कभी खून आ सकता है उसमें से। डिलेड रिटर्न ऑफ द बावेल फंक्शन, मतलब जो नॉर्मल टट्टी होनी चाहिए उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि जब पेट का ऑपरेशन होता है तो अंदर वाली जो आंतड़ियों की हलचल होती है, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, और टट्टी को साफ होने की प्रक्रिया थोड़ी सी 2-3 दिन उसको लग सकते हैं। ब्लड क्लॉट्स, जैसे मैंने कहा था कि बाई चांस ये एम्बोलाय बन सकते हैं, और एम्बोलाय जब इधर उधर शरीर में ब्लड सर्कुलेट हो जाएंगे तो थोड़ा सा, अभी ज्यादा डेंजर नहीं बातें करता, फिर कभी कभी धोखा ब्रेन को हो सकता है, हार्ट को हो सकता है, लिवर को हो सकता है, किडनी को हो सकता है। बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है, ये नॉर्मल नहीं होता। किसी को भी किसी तरह से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल किसी को कुछ अनुभव आ गया है जो मैं बता रहा हूं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमेशा लिखते जाइए, तो ये क्या हो जाता है, एक फैमिली तरह से एक दूसरे के साथ डिस्कस करने जैसे लगता है हमें। आफ्टर सी सेक्शन, यहां पर देखिए, वुमन मे नॉट बी एबल टू हैव ए वजाइनल बर्थ इन ए फ्यूचर प्रेगनेंसी। एक बार सीजरियन सेक्शन करवा लिया तो दूसरे और तीसरे बच्चे के समय ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी विल नॉट बी पॉसिबल। इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ यूटेराइन इंसिजन, जो हम कट करवा रहे हैं वो किस तरह का कट है। ज्यादातर वर्टिकल स्कार्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड टुगेदर ड्यूरिंग द लेबर कॉन्ट्रैक्शन। जब हम ऐसा वर्टिकल कट करवाएंगे, डॉक्टर लेना पड़ता है, हमारी मर्जी नहीं है, वो डॉक्टर लोग डिसाइड करते हैं। वो वर्टिकल सेक्शन है तो ज्यादा मजबूरी आ सकती है दूसरे टाइम, क्योंकि जब लेबर पेन चालू हो जाएंगे ना तो वर्टिकल वाला इंसिजन फट सकता है ना, तो तकलीफ हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसीलिए एक बार सीजर हो गया तो थोड़ा सा नॉर्मल डिलीवरी का कठिनाई समय में, मतलब कठिनाई आ सकती है। सो ए रिपीट सी सेक्शन, उस टाइम भी आप क्या करेंगे, अगेन सीजरियन सेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा ये डिटेल है कि जब ये कट ले जाते हैं ना, फर्स्ट कटिंग सेकंड कटिंग नाइफ के द्वारा, तो कैसे कैसे लेयर्स अपने आप बाजू में हो जाएंगे या डॉक्टर लोग करते हैं। तो देखिए एक एक करके देखेंगे। पहले क्या कट करेंगे, फर्स्ट द स्किन, हमारी जो बाहर वाली त्वचा है उसको कट देते हैं, फॉलोड बाय द सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो त्वचा है, स्किन है, उसके निचले वाले बाजू में क्या है, सबक्यूटेनियस टिश्यू। सब का मतलब नीचे, स्किन के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये कट किया है। उसके बाद द नेक्स्ट लेयर इज अ फैशिया, एक ऐसा आवरण होता है उसका नाम है फैशिया। फैशिया के नीचे अभी स्नायु है, वो कौन से स्नायु है, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। तो कौन से देखिए, पहला स्किन है, उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये सब कट करना पड़ता है। उसके आगे है फैशिया और उसके आगे है एब्डोमिनिस, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। समझ में आ गई चार चीजें कौन सी कट करनी पड़ती है डॉक्टर लोगों को। आफ्टर सेपरेटिंग द रेक्टस मसल, द सर्जन एंटर्स इनटू द एक्चुअल एब्डोमिनल कैविटी, जो अंदर वाला हमारा पेट का जो है ना बॉक्स, उसमें चले जाते हैं, टू द पैराइटल पेरिटोनियम। यहां भी एक आवरण है, उसका नाम है पैराइटल पेरिटोनियम, उसको भी कट करना पड़ता है, ठीक है। उसके देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है हमारा बच्चेदानी, गर्भाशय अंदर वाला पेट में। इट कंसिस्ट, ये जो है ना यूटेरस, उसके भी लेयर्स हैं, उसमें बाहर वाली जो कवरिंग है उसको बोलते हैं सीरोजल आउटर लेयर, दैट इज पेरीमेट्रियम। पेरी मतलब सबोताल रहती है। द मसल लेयर, उसके अंदर क्या है, गर्भाशय के बच्चेदानी के भी मसल्स हैं, जैसे पेट के मसल, उधर भी मसल है, तो उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम।
उसके बाद अंदर होता है म्यूकोजल लेयर, तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। देखिए बच्चेदानी में ये लेयर्स हैं, ये सब डॉक्टर लोगों को धीरे 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 कट करवाने पड़ते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या करना पड़ता है सर्जरी में। The three of these layers are incised to make the uterine incision. Okay, या देखिए डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द पेशेंट्स एमनियोटिक मेम्ब्रेन, जो फ्लूइड बोला था ना मैं, एमनियोटिक बैग, तो सर्जन कुड एनकाउंटर दैट एमनियोटिक सैक अपॉन इंसिजन ऑफ द यूटेरस। उसकी स्टेटस कितना फ्लूइड है, कैसा है, ज्यादा है, कम है, वो देखने के बाद वो सब आगे वाला ऑपरेशन की प्रोसीजर डिपेंड होती है। द एमनियोटिक सैक इफ प्रेजेंट वुड बी द लास्ट लेयर बिटवीन द सर्जन एंड द फिटस, क्योंकि एमनियोटिक बैग कट करने के बाद तुरंत टैंग बच्चा बाहर आने वाला है। देखिए कितना डीप अंदर बैठा हुआ है वो बच्चा, है ना, अंदर से वो बाहर निकालेंगे जब एमनियोटिक सैक कट करवाएंगे। इट इज एट दैट पॉइंट द फीटस इज डिलीवर्ड अचीविंग द प्राइमरी गोल ऑफ द सीजरियन सेक्शन। बच्चे को बाहर निकालना यही तो हमारा गोल था। तो ये बात हो गई। ओके, अभी लास्ट वाला पॉइंट है ये, टू टाइप्स ऑफ द इंसिजन्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर सीजरियन सेक्शन। कौन से ये कट है? लोअर सेगमेंट इंसिजन will be used whenever possible. This is the horizontal incision cut through abdomen and horizontal cut through the lower part of the uterus. या इस जो इंसिजन है उसका एक अलग नाम दिया है। आप तो बिकिनी जानते हैं ना, आप ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, उसके लिए उसको बोला जाता है बिकिनी लाइन इंसिजन। ये मेरा नाम नहीं है, शास्त्रज्ञ ने, डॉक्टर्स लोगों ने, सर्जन ने दिया हुआ नेम है बिकिनी लाइन इंसिजन। ठीक है, बहुत ऑथेंटिक है, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। These cuts heal better, जब भी आप हॉरिजॉन्टल लेंगे तो कट बेटर एंड आर लेस विजिबल। वो लोगों को ज्यादा, मतलब किसी को भी दिखाई नहीं देगा, लेस लाइकली टू कॉज द प्रॉब्लम इन द फर्दर प्रेगनेंसी। ये इसके बेनिफिट्स है। तो आपको परीक्षा में, वाइवा में पूछा जाता है कि कौन से दोनों तरीके हैं, तो उसमें से आप सबको डिस्क्राइब करना पड़ेगा इंसिजन कैसा है, क्या है, इसके फायदे क्या है ना। ये बेटर है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, लोअर सेगमेंट जो है बिकिनी कट, दैट इज ऑलवेज बेटर। देन ये देखिए क्लासिकल जो है ना, पुराने जमाने में क्या करते थे, रेफर्स टू ए वर्टिकल कट, ऐसा सीधा वाला है ना वर्टिकल। द कट ऑन द एब्डोमेन मे बी हॉरिजॉन्टल, बाहर वाला कट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रहेगा, फिर अंदर वाला जो है दिस टाइप ऑफ द इंसिजन इज यूजुअली ओनली यूज्ड, अभी जमाने में ये ज्यादातर ऊपर वाला ही करते हैं कट। फिर बहुत ही एक्सट्रीम इमरजेंसी है, टाइम नहीं है सोचने के लिए, तो सीधा कट करवा देते हैं और बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन सच एज इफ द प्लासेंटा इज लाइंग वेरी लो, जब प्लासेंटा जब बहुत नीचे वाले हिस्से में होता है तो वो निकालने के लिए वर्टिकल इंसिजन बेटर रहता है। कभी कभार बच्चा भी ऐसा साइड पर होता है, बीच में नहीं होता, तभी भी है क्लासिकल इंसिजन लेने की जरूरत पड़ता है। इफ द बेबी इज वेरी स्मॉल इट कैन इंक्रीज द चांस ऑफ हैविंग प्रॉब्लम्स इन द लेटर प्रेगनेंसीज एंड बर्थ। ये जो वर्टिकल वाला इंसिजन, सेंट्रल ऐसा वर्टिकल है ना इंसिजन, वो आगे चलकर थोड़ा सा प्रॉब्लम देने की संभावना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के 1 घंटे में आपको सीजरियन सेक्शन की इत्तमभूत प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, कौन से लेयर से कब करना है, क्या करना है, सब की सब चीजें बहुत आसान तरीके से एक शास्त्रीय चर्चा आपके साथ मैंने की। इसका मेरे को खुद को बहुत आनंद होता है कि लोगों की साक्षरता भी बढ़ने लगी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। सर ये बात बहुत अच्छी कर रहे हैं आप, बड़ी बड़ी जो सर्जरीज है वो हमको सिखा रहे हैं आसान तरीके से। तो कमेंट बॉक्स में ये आपका प्रतिक्रिया जरूर देना और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।